हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं महेश कुमार साहू। आज ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 8th लेक्चर है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एंगुलर एक्सलेरेशन होगा उसका। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वो एसएचएम करेगा और एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्लास नहीं देखे होंगे तो उस लेक्चर को जाकर के जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है तो उसका इफेक्ट देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर इस तरह से इक्वी डिस्टेंस लाइंस है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका डायरेक्शन ये है। और डाइपोल क्या हो रहा था? तो डाइपोल एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को अगर स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस पर रख रहे थे तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इस सिस्टम को बोल रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो ये डाइपोल हो गया। यहां एक नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये देखिए चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज है और इधर क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर जा रहा है। तो इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इधर क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज होंगे और इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा F इक्वल टू Q इंटू E। अगर साइन लगाएंगे तो माइनस QE। इस चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? तो फिर से वही मैग्नीट्यूड वही होगा, Q इंटू E इक्वल्स टू F। यह है इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर एक चार्ज लगता है, सॉरी फोर्स लगता है, Q इंटू E के बराबर। अब देखिए 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हो और वो सेम लाइन में नहीं है, ये दोनों सेम लाइन में नहीं है ना, ये भी QE है और ये भी QE है, तो दो इक्वल फोर्स लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लाइन सेम नहीं है। एक लाइन में नहीं है ना, ये इस लाइन में है और ये इधर है। तो अलग अलग लाइन में जब फोर्स लग रहे हो तो बॉडी क्या करता है? रोटेट करने लगता है। उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क। तो हम लोग टॉर्क का वैल्यू निकालते हैं। टॉर्क ऑन डाइपोल। डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है अलग अलग लाइन में, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना शुरू करेगा। तो जब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना शुरू करेगा, इसका जो लेंथ है डाइपोल का, सेपरेशन है दोनों चार्ज का, ये 2L है, तो ये L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग मिला रहे हैं यहां से ऐसा। अगर ये L है तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? L साइन थीटा और ये पार्ट L कॉस थीटा। उसी तरह से इसके लिए क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा L साइन थीटा और ये हो जाएगा L कॉस थीटा। यहां एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल
थीटा बन रहा होगा। तो देखिए ये जो फोर्स है सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ये रोटेट करता है तो ये फोर्स इसको किस डायरेक्शन में लेकर जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाएगा। इस डाइपोल को ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में उसको मूव करवाएगा? क्लॉकवाइज। और इसको, इस नेगेटिव चार्ज को तो ये भी क्लॉकवाइज मूव करवाएगा। दोनों क्लॉकवाइज फोर्स लग रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल टॉर्क जो होगा हमारे पास, ये टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू कितना है? क्यू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल साइन थीटा। तो यहां हो गया एल साइन थीटा। ये एक फोर्स के कारण हुआ और दूसरा भी क्लॉकवाइज ही है, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या करते? माइनस करते। तो अगर दूसरा फोर्स कितना हो जाएगा? ये भी, इसका भी मैग्नीट्यूड Q इंटू ई है और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो गया? 2QE L साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल्स टू 2QL को एक साथ लिखते हैं, 2QL इंटू E साइन थीटा। 2QL को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग निकाले हैं, बनाए हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है? P इक्वल्स टू 2QL। अगर इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2L है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया 2QL। तो इस 2QL को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। तो टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ये AB साइन थीटा जैसा दिख रहा है, मतलब A क्रॉस B है। तो टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। ऐसा भी हो सकता था E क्रॉस P ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए P क्रॉस E करेंगे, P का डायरेक्शन इधर और E का डायरेक्शन इधर, तो P क्रॉस E करेंगे तो इस तरह से रोटेट करेगा और डाइपोल अब हमारा इसी तरह से रोटेट कर रहा है। अगर E क्रॉस P करते तो E के तरफ फिंगर रखेंगे और P के तरफ मूव कराएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है। इसका मतलब P क्रॉस E ही होगा। तो ये हो गया टॉर्क का वैल्यू P क्रॉस E और ये हो गया मैग्नीट्यूड PE साइन थीटा। अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कब हो जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या कंडीशन है? इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू +-1 हो जाए। टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा? PE। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे थीटा का वैल्यू कितना हो गया? थीटा का वैल्यू या तो 90 हो जाएगा या तो 270 हो जाएगा, जिसमें प्लस या -1 होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है ये जो डाइपोल है, अगर इसको हम लोग इस तरह से रखते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री यानी कि डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया। ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल का भी डायरेक्शन यही हो गया। ये माइनस चार्ज -Q, यहां +Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, P का भी डायरेक्शन इधर ही है। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। और 0 डिग्री हो गया तो देखिए इधर पॉजिटिव होंगे, इधर नेगेटिव होंगे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो ये यही रहना चाहेगा, ऊपर नीचे जाना नहीं चाहेगा। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम बना है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो कंडीशन है वो किसका है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसके अंदर डाइपोल को ऐसा रख रहे हैं, ये डाइपोल का डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर का नेगेटिव इधर के नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? रोटेट करना चाहेगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो ये हो गया इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों कंडीशन में जो नेट टॉर्क का वैल्यू होगा, नेट टॉर्क जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे साइन थीटा के पास, तो ये नेट टॉर्क क्या हो गया 0, और 180 पुट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो या स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, दोनों के केस में नेट टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो इसको थोड़ा स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करेंगे डाइपोल को, तो ये क्या करेगा, वो वापस से अपने ही पोजीशन पर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल का डायरेक्शन भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है। अब जैसे इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से अपनी जगह पर इस तरह से ऐसा होगा, ऑसिलेट करने लगेगा। तो इसका जो ऑसिलेशन है ये बहुत स्मॉल फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो निकालते हैं इसके फ्रीक्वेंसी को, इसका जो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा वो हम लोग निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, यानी ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमारे पास वो इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसके अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई डाइपोल है ऐसा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं इसके पोजीशन से, तो डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये एंगल थीटा बनाएगा, छोटा सा एंगल बनाएगा, और ये क्या करेगा, अपने पोजीशन पर ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो इफ वी डिस्प्लेस dipole from stable equilibrium then it oscillate ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा विथ स्मॉल फ्रीक्वेंसी। एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी से वो क्या करेगा, ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो इसका जो ऑसिलेशन होगा, इसके लिए पहले हम लोग टॉर्क का वैल्यू निकालें, कितना, टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा। जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका जो स्मॉल एंगल होगा वो वेरी स्मॉल होगा। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है। तो टॉर्क इक्वल्स टू पीई इंटू थीटा। अब देखिए जैसे इसको इस पोजीशन में हम लोग फोर्स लगाए इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, ये ऑसिलेट किधर करेगा, नीचे की तरफ आना चाहेगा, यानी कि टॉर्क और थीटा के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री नेगेटिव हो जाएगा। टॉर्क जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और टॉर्क का हम लोग एक वैल्यू पढ़े हैं पहले 11th क्लास में, आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सलेरेशन। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई अल्फा इक्वल्स टू पीई माइनस पीई इंटू थीटा। और ऑसिलेशन के केस में हम लोग पढ़े हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो रोटेशन के केस में क्या हो जाएगा, फोर्स के पास आ जाएगा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डिस्प्लेसमेंट होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो रोटेशन के केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा। एक्सलेरेशन का वैल्यू कितना होता था, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एंगुलर एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा, माइनस, और यहां थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको पुट करते हैं वैल्यू को, तो आई अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस पीई इंटू थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू पीई।
तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पीई ओमेगा इक्वल बाई आई, तो ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर पीई बाई आई। अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो गया, तो टी इक्वल्स टू हो गया 2 पाई रूट अंडर आई बाई पीई। ये हो गया टाइम पीरियड ऑसिलेशन का। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 पाई 1 बाई 2 पाई रूट अंडर पी बाई आई। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से डाइपोल ऑसिलेट करना शुरू करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें डाइपोल को रखे हैं, इसका इनिशियल कंडीशन ये है -q + q। डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जब इसका इनिशियल पोजीशन ये है, इसके बाद ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, और टॉर्क लगेगा तो रोटेट करेगा, तो इसमें कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा वो निकालना है हम लोग को। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर एंगुलर एक्सेलरेशन कितना लगेगा। तो टॉर्क का वैल्यू अभी हम लोग क्या निकाले हैं, P क्रॉस E, या टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा। टॉर्क का एक और वैल्यू क्या होता है, I इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब ये रोटेट करता है तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है, तो सेंटर ऑफ मास से ये पूरा डिस्टेंस इसका L होता है, सेपरेशन जो होता है वो 2L होता है, तो इसका ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से प्लस q चार्ज का डिस्टेंस L और ये भी L, और इसका मास जो है वो m हो जाएगा, तो इस चार्ज का भी मास m हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना हो जाएगा, mr² होता है, तो m और यहां से यहां तक L, तो L² प्लस इसके कारण mL², तो I का वैल्यू कितना हो गया 2mL²। तो टॉर्क का वैल्यू यहां कितना हो गया 2mL² अल्फा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, लेफ्ट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड इक्वल है, तो P अल्फा निकालना है, तो 2mL² अल्फा इक्वल टू PE साइन थीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू PE साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2mL²। P का वैल्यू 2QL साइन थीटा और mL², 2mL², 2 से 2 कैंसल, एक L से एक L कैंसल, तो कितना हो गया, अल्फा का जो वैल्यू आया हमारे पास, अल्फा इक्वल्स टू Q E, अच्छा यहां E छूट गया ना, तो QE साइन थीटा डिवाइडेड बाई mL, यानी अल्फा का वैल्यू जो आया हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आया, ये आ गया QE साइन थीटा डिवाइडेड बाई mL। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो इधर है, -q + q, और दोनों के बीच, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ये है 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा है। ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, रोटेट करना शुरू करता है, तो डिस्प्लेस होने के बाद का जो पोजीशन है वो इस तरह से बनेगा। और दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल छोटा सा एंगल डी थीटा कंसीडर कर रहे हैं। तो हम लोग टॉर्क का वैल्यू पहले ही देख चुके हैं। टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, जब रोटेट करेगा तो ये टॉर्क का वैल्यू होता है P क्रॉस E, या टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा। वर्क डन का फोर्स के साथ रिलेशन क्या होता है लीनियर के केस में, लीनियर मोशन में? तो लीनियर मोशन में dw इक्वल्स टू क्या होता है, F डॉट dx। यहां फोर्स है और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो dw इक्वल्स टू रोटेशनल के केस में क्या हो जाएगा, फोर्स के पास आ जाता है टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, dw इक्वल्स टू टॉर्क डी थीटा कॉस थीटा। तो dw का वैल्यू हमारे पास क्या है, टॉर्क डी थीटा कॉस थीटा। टॉर्क और डी थीटा के बीच का जो एंगल है वो 180 है, तो dw इक्वल्स टू 180 अगर पुट करेंगे, टॉर्क डी थीटा कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू -1, तो dw इक्वल्स टू माइनस टॉर्क डी थीटा। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में एक रिलेशन होता है, dw इक्वल्स टू -du। इन दोनों का अब एक साथ लिखते हैं, ये इक्वेशन देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, dw है तो ये क्या हो जाएगा, du इक्वल्स टू माइनस टॉर्क डी थीटा। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया du इक्वल्स टू टॉर्क डी थीटा। ये दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, तो ये u1 से लेकर के u2 तक, और थीटा का वैल्यू θ1 से θ2 तक। तो ये हो जाएगा du का इंटीग्रेशन u, तो u1 से u2 तक। टॉर्क का वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, तो टॉर्क का वैल्यू क्या है, P sin थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू हो गया P sin थीटा डी थीटा, लिमिट θ1 टू θ2। तो u2 माइनस u1 इक्वल टू P बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, θ1 टू θ2। तो u2 माइनस u1 इक्वल टू PE माइनस कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट, तो फिर से एक माइनस प्लस हो गया कॉस θ1। यह है हमारे पास जनरल इक्वेशन। अब अगर थीटा का वैल्यू θ1 या इनिशियल इसका जो पोजीशन है अगर वो 90 डिग्री रहा होगा, इफ θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन ये 90 हो गया, तो 90 होने से cos 90 का वैल्यू 0। तो इसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल जो सिचुएशन है उस पर पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी u का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा PE इंटू माइनस कॉस थीटा। अगर 90 से थीटा तक लेते हैं तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, u इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा।
या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया माइनस P डॉट E। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का वैल्यू क्या है, P क्रॉस E, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस P डॉट E। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।